चलिए आज हम लोग डिस्कस करने को चल रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें से पहला क्वेश्चन है, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज, यूनिट ऑफ रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? सॉरी, यूनिट पूछ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता था? रेट कांस्टेंट इनटू ए पावर समथिंग अल्फा होता था। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का यूनिट क्या होता था? हम बताए थे मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमने क्या बताया था? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते थे? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे ना, चेंज इन कंसंट्रेशन, इसको लिखते थे डी ए बाई डी टी, लिखते थे ना, माइनस डी ए बाई डी टी बराबर क्या? के इंटू ए पावर अल्फा लिखते थे। तो ये क्या हुआ? चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन मतलब क्या हुआ? मोलारिटी, मोलारिटी पर यूनिट टाइम। डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, घटाओ या जोड़ से यूनिट पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, मतलब मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, नीचे में कौन सा हुआ? समय, सेकेंड इनवर्स, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। तो ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो हमने आपको जस्ट उदाहरित किया था, रेट लाइक क्वेश्चन में लेके चलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट था किसके? इनिशियल कंडीशन ऑफ रिएक्टेंट के। यहाँ पर रेट कांस्टेंट था, तो कंसंट्रेशन कंडीशन पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर सर जी हमने आपको बताया था, रेट आर्गेनियस इक्वेशन एक आपका है, के बराबर ए ई, के बराबर ए ई पावर माइनस ए बाई आर टी। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है सर, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट तो हमने आपको बताया था ना, वो क्या करता है? रिएक्शन का स्पीड को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। तो ये तीनों पर तो डिपेंड कर रहा है, तो मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा? इंथाल्पी चेंज, इंथाल्पी चेंज पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब डेल्टा एच पर डिपेंड नहीं करता है, चेंज इंथाल्पी पर डिपेंड नहीं करता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछा है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले फिर से लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होता है? रेट कांस्टेंट इनटू इनिशियल कंडीशन ऑफ रिएक्टेंट पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, रेट कांस्टेंट पूछा है, बोला इसका यूनिट डायमेंशन पूछ रहा है। ये रेट ऑफ रिएक्शन था, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट डायमेंशन जस्ट बताए थे। क्या बताए थे? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड। अभी जस्ट इसका यूनिट डायमेंशन बताया था पहला क्वेश्चन में, इक्वल टू रेट कांस्टेंट। आप पूछो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये देखो प्रत्येक साल VVI ये क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, आपको पूछेगा ही पूछेगा इससे एक क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोला है, तो मतलब अल्फा जब क्या रख दो? 1 रख दो। तो यूनिट क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट क्या होगा? ये क्या हुआ? कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं किससे? मोलारिटी से। मोलारिटी का यूनिट जानते थे, मोल पर लीटर। इधर भी क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। बताओ, मोल पर लीटर इधर भी है, मोल पर लीटर इधर भी काट दीजिए, क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट का यूनिट में क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट डिपेंड अपॉन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बोलते हैं तो पहले एक ही काम तो बार बार कर, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए पावर अल्फा। यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में चल रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बातचीत कर रहे हैं। रेट डिपेंड अपॉन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तो भाई साहब कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट कर रहा है ना, तो गधो पावर जीरो डालते हैं उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो बताओ किस पर डिपेंड कर रहा है? तो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम। तो सर कहीं पे टेम्परेचर तो है नहीं, अभी हम जस्ट आर्गेनियस इक्वेशन बताया था, रेट कांस्टेंट बराबर ए ई पावर माइनस ए बाई आर टी। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्या? रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करता है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किस पर, रेट कांस्टेंट पर, और रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोल रहा है, हाफ लाइफ बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। आप लोग को मालूम होगा 0.693 बाई के, याद होगा ना आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं, इसमें चल रहे हैं द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड अपॉन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ बताए थे आपको 0.693 बाई के, नियर अबाउट ऐसे था। तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल करंट ऐसा पर नहीं, रेट कांस्टेंट पर। बिल्कुल रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करता है बुआ। तो आपका आंसर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, रेट कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन बोल रहा है द ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बताओ रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, रेट कांस्टेंट टू ए पावर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहा है, किस पे चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। द ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बताओ टाइम के लिए, ठीक है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो बताओ कंसंट्रेशन पे तो कुछ भी नहीं डिपेंड कर रहा है ना इस पर। द ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो कंसंट्रेशन पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलोगे तो यहाँ पावर में आप जीरो डालोगे, दो पावर जीरो डालते हैं उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, मतलब रिएक्टेंट भी है तो घटेगा फिक्स रेट के साथ, फिक्स स्पीड। प्रोडक्ट भी बनेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, फिक्स होगा, बढ़ने घटने वाला नहीं होगा। मतलब वो उसका स्ट्रेट लाइन आएगा, कौन सा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब करेक्ट आंसर कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन। द करेक्ट अरेनियस इक्वेशन इज, बार बार हमने डिस्कस किया, 2-3 जगह हमने डिस्कस किया, रेट कांस्टेंट बराबर क्या होता था, ए ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो करेक्ट अरेनियस इक्वेशन कौन सा था, के बराबर ए ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब बताए थे ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है आपका। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अबाउट चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में द यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज, एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट पूछ रहा है तो क्या होगा, एनर्जी है ना। जैसे कि आपको बताया गया था रिएक्शन है ये रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, ये एनर्जी का ग्राफ था, रिएक्टेंट यहाँ पे होता था, प्रोडक्ट यहाँ बनता था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पे कौन ट्रांजिशन फेज होता था, मतलब यहीं पर आपको बनता था कौन सा, आप अगर रिएक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता था, मतलब कार्बोकेटायन कार्बोनाइन क्रिटिकल जो भी बनता था यहाँ पर। तो ये जो एनर्जी गैप था, या इसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलिए, ये जो एनर्जी गैप था इसी को हम बोलते थे एक्टिवेशन एनर्जी। कितना देना पड़ेगा, कोई केमिकल्स है तो समथिंग जूल पर मोल। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, जूल पर मोल। मतलब एक मोल केमिकल सब्सटेंस को कितना और एनर्जी दिया जाए, एक मोल रिएक्टेंट को कितना और एनर्जी दिया जाए वो इस फेज तक पहुंच जाए। बताए थे ना ओवर ब्रिज क्रॉस करना है तो ओवर ब्रिज के पीक पॉइंट तक पहुंच जाइए, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, साइकिल का हैंडल पैडल छोड़ दीजिए, आप लौटते लौटते क्रॉस कर जाइएगा। तो ये एनर्जी था एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या देना पड़ेगा, तो इतना जूल देना पड़ेगा पर मोल। एक मोल केमिकल सब्सटेंस को कितना जूल एनर्जी दिया है, जूल पर मोल इसका करेक्ट आंसर होगा। द मेन फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज, द मेन फंक्शन ऑफ ए कैटलिस्ट इज टू, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट आता है ये जो रास्ता है इसी को बदल देता है, तो रास्ता मानते बदल दिया। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा देना, जनरली इस्तेमाल किया जाता है कैटलिस्ट का इस्तेमाल रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो बताओ पहले इतना मतलब हाई जंप, तुमको जॉब चाहिए थी, इतना जंप मारोगे, 5 फीट हाई जंप मारोगे तब तुम एग्जाम पास कर पा रहे हो। तुम घूस दिया एक ब्रोकर को घूस दिया, घूस देने से क्या हुआ, तुम जब जंप करने आया तो तुम्हारे लिए नया एक्टिवेशन एनर्जी ने एक नया रास्ता बताया कि भाई ये रास्ता से क्रॉस करना है तुमको, मेरा नाम लेना है। तुम्हारा ये जो हाई जंप 5 फीट था उसको कर दिया 3 फीट, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर दिया। तो बताओ तुम आराम से जाओगे, जंप करके निकल जाओगे। अब बताओ क्या होगा, अब रिएक्टेंट फास्टली आएगा, ये इतना जंप करना आसान होगा एज कम्पेयर टू इतना हाई जंप।
तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी, जो ये जो गैपा है, कैटलिस्ट ने एक नया रूट प्रोवाइड किया जिसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, लो होता है, तो रिएक्शन फास्टली मूव कर जाता है। तो डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट आएगा तुरंत फान के पार कर जाएगा, जस्ट लाइक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या थ्योरेटिकल है, नहीं, हमने आपको बताया था अगर ए और बी रिएक्टेंट है, बना रहा है कौन सा प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिखते थे, रेट कांस्टेंट इनटू ए पावर अल्फा बी पावर बीटा, और अल्फा बीटा क्या था, आप यहाँ थ्योरेटिकली आप नहीं ला पाएंगे, आप इसको एक्सपेरिमेंटली आपको प्रूव करना पड़ेगा सर। तो ये कैसा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल है, कैसा है, एस्टोमेट्रिक नहीं है, एस्टोमेट्रिक में हमने बताया था कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है, जैसे कि आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कौन सा चैप्टर, इक्विलिब्रियम चैप्टर, तो उसमें जो भी रिएक्शन देखने को मिल रहा था वो आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, तो जो कोफिशिएंट था एस्टोमेट्रिक था वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बदल जा रहा था। लेकिन इन जनरल कोई भी रिएक्शन देख रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा। चलो ठीक है, आंसर कौन सा होगा, एक्सपेरिमेंटल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज, हमने आपको मोलिकुलरिटी बताया था, मोलिकुलरिटी क्या था, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शन, या फिर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स इन ए रिएक्शन। चलो ठीक है, तो मानते एक रिएक्शन है ए और बी है, बना रहा है प्रोडक्ट, तो बताओ तो मोलिकुलरिटी डिफाइन होता है एलिमेंट्री रिएक्शन में, ठीक है, तो मोलिकुलरिटी कभी भी क्या जीरो हो सकता है, अरे भाई साहब मोलिकुलरिटी क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स, इसमें क्या हुआ है, ए और बी दो गुना हो गया ना, तो दो होगा। अगर सिर्फ बी ही है एक रिएक्टेंट, जैसे कि आपको बताया था N2O4 टूटता है, दो को N2 में बदल जाता है, तो अकेला एक रिएक्टेंट है वो बदल रहा है क्या चीज, प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो मोलिकुलरिटी क्या होगा, मोलिकुलरिटी क्या है, कै गो मोलिक्यूल्स मिलकर रिएक्शन कर रहा है, अरे कम से कम एगो रहेगा, अकेला मोलिक्यूल हिट देंगे टूटेगा, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा, या दो से अधिक भी मोलिक्यूल्स हो सकता है। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज कैसा था, फ्रैक्शनल, बिल्कुल फ्रैक्शनल कभी होने से आधा कोना पौना होता नहीं मोलिक्यूल, जीरो बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता, जीरो होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इंटीजर नंबर बोले, हाँ इंटीजर नंबर ये होगा, मतलब 1 2 3 समथिंग हो सकता है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जीरो ऑर्डर के लिए पूछ सकता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ सकता है, सेकंड ऑर्डर के लिए पूछ सकता है, तो ठीक है इसको देख लेते हैं। तो पहला काम क्या करना है, रेट कांस्टेंट का पूछा गया तो पहले क्या करेंगे, एक रिएक्शन है ए से बी में बदल रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होगा, रेट कांस्टेंट इनटू ए पावर कौन सा, अल्फा, लेकिन पूछ रहा है किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, तो अल्फा जब क्या लिखेंगे जीरो, तो रेट कांस्टेंट डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, बराबर क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट, और ए जीरो ऑर्डर बोला गया था तो ए पावर जीरो हम आपको बताए थे गधों पावर जीरो डाल दीजिए, उसका वैल्यू कितना होगा 1, तो बताओ, तो 1 से गुना करें ना करें कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है ना, तो बताओ रेट कांस्टेंट का यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट डायमेंशन है वही रेट कांस्टेंट का यूनिट डायमेंशन होगा, किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, मोल पर लीटर पर सेकंड। आपका करेक्ट आंसर कौन सा, मोल पर लीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरम इफेक्टिव कोलिजन रिक्वायर, हमने बताया था कोलिजन थ्योरम क्या था कि सर प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, देखो जब तक दो मॉलिक्यूल्स टकराएगा नहीं प्रोडक्ट बनेगा नहीं, लेकिन सिर्फ टक्कर होने से प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा, उसके लिए हमने क्या बताया था, कोलिजन होने के लिए भी एक प्रॉपर एनर्जी भी चाहिए, अगर एनर्जी है या नहीं है, मरा हुआ आदमी दो कोलिजन किया तो प्रोडक्ट बन पाएगा, मतलब दो मॉलिक्यूल्स जिसके पास एनर्जी नहीं है तो प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, एनर्जी होना चाहिए, लेकिन वो भी होना चाहिए कोलिजन कैसा, एक प्रॉपर डायरेक्शन, जैसे क्रिकेट के में मैं बताता हूँ, सिक्स मारना है तो आया ओवर पिच, अब बैट्समैन एकदम डरबेट की तरह ऐसे रोक रहा है, छक्का जाएगा नहीं जाएगा ना, उसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर एनर्जी चाहिए, एनर्जी एकदम ताकत से, लेकिन एनर्जी है, बॉल आया ऑफ साइड में, तुम हिट कर रहे हो लेग साइड, सिक्स जाएगा, आउट होने की संभावना बन जाएगा, मतलब प्रॉपर डायरेक्शन भी चाहिए, बॉल आया वो आउट, मतलब ऑफ में आया तो ऑफ में आप हिट करो उसको, मतलब प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो हाई मास बिल्कुल नहीं, प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए, बिल्कुल सही है।
लो टेम्परेचर मैटर नहीं रखता, हाई प्रेशर मैटर नहीं रखता। हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ बताए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी हाफ बताए थे हम आपको कितना 0.693 k, टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितना हो जाएगा 0.693 आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये होगा, ये ऑप्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करने चल रहे हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम, द रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम, रेट ऑफ रिएक्शन कब मैक्सिमम होता है, तो बताया था रिएक्टेंट है ए बदल रहा है किसमें प्रोडक्ट में, टी नॉट टाइम पे सेकंड से मानते हैं 100 मोल है, ये बनाते 0, बताओ कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, इस सेकंड से घटेगा, मान लो 70 मोल हुआ, बताओ अब इसका स्पीड क्या हो जाएगा, क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन बराबर जानते हैं रेट कांस्टेंट इनटू ए पावर समथिंग, मान लो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, बताओ इसका इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगा, अरे 100 था तो रिएक्शन का स्पीड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, बताया था ना, पॉकेट में तुम्हारे पास 10,000 रुपया है, तुम खर्चा खूब करोगे, लेकिन तुम 10,000 में से 2,000 रुपया खर्चा कर दिए, तो अब बताओ 8,000 बचा, तो तुम क्या सोच, नहीं 2,000 खर्चा कर चुके हैं, थोड़ा सा स्पीड खर्चा करने का स्पीड कम होना चाहिए। मान लो तुम्हारे पास बचा 9,000 खर्चा कर दिए, 1,000 बचा है, क्या बोलोगे भाई एकदम बिल्कुल कम खर्चा करना है, अब बचा 100 रुपया लास्टली, बताओ क्या बोलोगे, हम खर्चा करवे नहीं करेंगे भाई, मतलब तुम्हारा खर्चा करने का स्पीड सबसे ज्यादा कब था, शुरुआत में था ना, जब तुम्हारे पॉकेट में पूरा रुपया था, मतलब इनिशियल टाइम पर, एट द इन टाइम ऑफ रिएक्शन बिल्कुल गलत, एट द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन बिल्कुल सही है, रिएक्शन के शुरुआत में रिएक्शन का स्पीड क्या होता है, सबसे अधिक होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, रेट कांस्टेंट का यूनिट हमेशा पूछ रहा है किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का भी डिस्कस किया, जीरो ऑर्डर का भी, सेकेंड ऑर्डर का भी देख लो। तो मानते हैं एक रिएक्शन है, ये बदल रहा है किसने प्रोडक्ट में, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिखाएगा, रेट कांस्टेंट इनटू ए पावर कितना, सेकेंड ऑर्डर है तो यहाँ पावर में क्या लिखाएगा 2 लिखाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट डायमेंशन क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट कांस्टेंट। अब ये कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब मोलारिटी में होता है ना, तो मोल पर लीटर लिखाएगा, मोल पर लीटर। अब बता ध्यान से, मोल पर लीटर इधर भी है, खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर गया, तो क्या बचेगा, रेट कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स तो ऊपर में है ही है, ये इधर गुना में था, इधर आएगा क्या हो जाएगा भागा में, क्या हो जाएगा मोल नीचे में चल जाएगा, लीटर इनवर्स, तो रेट कांस्टेंट बराबर क्या लिखेंगे, तब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर ले चल जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स पहले से था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा लीटर सही हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स ढूंढो, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बोल रहा है कैटलिस्ट मेनली इफेक्ट, हम आपको बताए थे हमने आपको बताया था अभी जस्ट कुछ देर पहले ही कि एक रिएक्शन है, रिएक्शन शुरुआत हो रहा है 0 टाइम से, इधर बढ़ते जा रहा है, ये क्या एनर्जी का ग्राफ है, ये रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना, रिएक्टेंट है, ये कौन सा था, ट्रांजिशन फेज था, मतलब ट्रांजिशन फेज का मतलब क्या एक तरह बोलते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ, जिसमें कैटलिस्ट का जिसमें आपका कार्बोकेटायन कार्बोएनायन क्रिटिकल का फॉर्मेशन होता है, मेनली वहीं तक हमको कैटलिस्ट मेनली इफेक्ट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट, बिल्कुल ट्रांजिशन स्टेट को प्रभावित करता है, कैटलिस्ट क्या करता है, ट्रांजिशन स्टेट को प्रभावित करता है, यहाँ तक मेनली पहुंचाने में इसका मेन रोल प्ले होता है, ये एनर्जी आपको कितना एनर्जी दिया जाए कि यहाँ तक पहुंच जाए, कैटलिस्ट का काम मेनली ट्रांजिशन स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स डील विथ, अब बताओ केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हो, रिएक्शन का स्पीड के बारे में पढ़ते हो, फिजिक्स के वर्ड में बोलते हैं स्पीड, केमिस्ट्री के वर्ड में क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, फिजिक्स के वर्ड में क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ रिएक्शन, केमिस्ट्री के वर्ड में क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो केमिकल काइनेटिक्स में किसके बारे में पढ़ते हो, रेट ऑफ रिएक्शन के अबाउट पढ़ते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। द स्लोएस्ट स्टेप इन रिएक्शन मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज, बताते हैं ना रिएक्शन में सबसे स्लो स्टेप कौन सा है,
जो भी होता है बॉन्ड ब्रेकिंग फेज हम बताए थे, या फिर बोलिए कि आपका कार्बोनाइन इसका फॉर्मेशन। जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रिएक्शन का स्पीड को डिफाइन कर पाता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब स्लोएस्ट स्टेप इन रिएक्शन मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज कौन सा? फास्ट स्टेप बिल्कुल नहीं, इंटरमीडिएट स्टेप नहीं, कौन सा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कोई भी रिएक्शन का स्पीड कौन डिफाइन करता है? स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम कई बार डिस्कस किए। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन इज कॉल्ड एज, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन इज कॉल्ड एज, अभी जस्ट बताया थे। बताओ, ये रिएक्शन में था, ये एनर्जी में गए थे, ये ग्राफ था, ये प्रोडक्ट बना था, ये रिएक्टेंट था। अब बताओ मिनिमम एनर्जी कितना देना पड़ेगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर देना पड़ेगा। तो किसके बराबर देना पड़ेगा? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन इज कॉल्ड एज कौन सा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। कोई दिक्कत तो है नहीं, यहाँ तक पहुंचा दीजिए ना, फिर रिएक्शन अपने आप प्रोडक्ट में बदल जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के अबाउट हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आएंगे।